एक जमाना था जब फिल्में खामोश हुआ करती थी, ना आवाज ना रंग, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम्स। और आज वही इंडियन सिनेमा ऑस्कर तक चला गया है। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर में चर्चा का टॉपिक है। ये सफर सिर्फ हमारे सिनेमा का नहीं बल्कि हमारे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और सोसाइटी का भी है। आज हम लेकर आए हैं एक और फैसिनेटिंग जर्नी, द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा। तो अगर आप इंडियन सिनेमा के फैन हो या हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो या सिर्फ ये जानना चाहते हो कि बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा ने अपनी पहचान कैसे बनाई, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहानी की, जो हमें इंडियन सिनेमा के बिगिनिंग तक लेकर जाती है, द साइलेंट एरा। साल है 1913। मुंबई के एक छोटे से थिएटर में एक अजीब सी एक्साइटमेंट है। लोग अपने सामने एक ऐसी चीज देखने वाले हैं जो पहले कभी इंडिया में किसी ने नहीं देखी, एक पूरी फिल्म। और उस फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। इस फिल्म को बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है दादा साहेब फाल्के को, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। यूरोप तक गए सीखने, खुद कैमरा और रील मैनेज किया और फाइनली बना दी इंडिया की पहली फीचर्ड फिल्म। एक ऐसा इंसान जो लिटरली हर रोल प्ले कर रहा था, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सेट डिजाइनर, इवन मेकअप आर्टिस्ट तक। सोसाइटी इतनी कंजर्वेटिव थी कि औरतों का स्क्रीन पर आना शर्मनाक माना जाता। अब फाल्के साहब के पास कहानी थी, कैमरा था, थिएटर था, पर सवाल यह था कि अब हीरोइन कहाँ से लाएं। तो सॉल्यूशन उन्होंने सिंपल निकाला, उन्होंने लड़कों को साड़ी पहना दी। जी हाँ, राजा हरिश्चंद्र फिल्म में जो रानियां थी वो मेल एक्टर्स थे, पर चेंज जल्दी आया। 1913 में एक और फिल्म बनी, मोहिनी भस्मासुर। उसमें दुर्गाबाई कामती और उनकी बेटी कमलाबाई गोखले स्क्रीन पर आए और बन गई इंडिया की फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस। ये लिटरली एक साइलेंट रिवॉल्यूशन था। अब एक और ट्विस्ट सुनो। सिनेमा की पावर इतनी थी कि ब्रिटिश सरकार को डर लगने लगा। ब्रिटिश सरकार ने साल 1918 में पास किया इंडियन सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1918। इसका मकसद था कि कंट्रोल और सेंसरशिप। रीजनल सेंसर बनाए गए, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, लाहौर, रंगून। जो भी फिल्म ब्रिटिश राज के खिलाफ हो सकते थे या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर सकते थे, उन्हें बैन कर देते थे। ब्रिटिश को लगता था कि सिनेमा का मास मीडियम लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियस बढ़ा रहा है। नेशनलिस्ट आइडिया, स्वदेश मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल के स्लोगन फिल्मों में आ रहे थे, इसलिए उन्होंने एक लीगल सिस्टम बनाया जिसमें सिनेमा को ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके। इंडिपेंडेंस के बाद साल 1952 में एक नया एक्ट बनाया गया जो आज भी बेस लॉ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC बनाया गया। पहले इसका नाम सेंसर बोर्ड था। यू मतलब यूनिवर्सल, सब देख सकते हैं। UA मतलब 12+, A मतलब अडल्ट ऑडियंस, S मतलब स्पेशल ऑडियंस। सरकार को पावर दी गई कि पब्लिक इंटरेस्ट, मोरालिटी और लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के बेसिस पर कोई भी फिल्म का कोई भी सीन को कट कर सकती है या कोई भी फिल्म को बैन कर सकती है। इंडियन डेमोक्रेसी में सिनेमा का एक मास मीडियम था जो कल्चर और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता था। गवर्नमेंट चाहती थी कि सिनेमा सोशली रिस्पॉन्सिबल बने और कम्युनल डिसहार्मनी और ऑब्सिनिटी ना फैलाए। तो साइलेंट एरा एक तरह से ग्राउंड वर्किंग था। नो डायलॉग, सिर्फ एक्सप्रेशन, टाइटल कार्ड और इमेजिनेशन। और फिर भी लोग दीवाने हो गए थे। ये था सिनेमा का पहला जादू। लेकिन फिर आई वो चीज जिसने सब कुछ बदल दिया, आवाज। और उस आवाज के साथ आया एक नया दौर जिसका नाम था टॉकी एरा। वो वक्त था 1931 का, जब पहली बार इंडियन सिनेमा में टॉकी एरा शुरू हुआ। आलम आरा इंडिया की फर्स्ट टॉकी फिल्म। आलम आरा, क्या ये सच है कि कल रात हमारे सिपाहियों और रियाया के कुछ लोगों ने तुम्हें एक अजनबी के साथ गिरफ्तार किया? हाँ, ये सच है। क्या ये सच है कि वो अजनबी अकेले घर में तुमसे मिलने आया था? ये भी सच है। 3 मार्च 1931 मुंबई के मैजेस्टिक थिएटर में, और ऑडियंस इतनी एक्साइटेड थी कि क्राउड कंट्रोल के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। इस एरा में फिल्म सिर्फ कहानी नहीं, मैसेज भी देते थे, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल की। फिल्म मेकर सॉन्ग के जरिए नेशनलिज्म बढ़ाते थे, जैसे किस्मत 1943 का सॉन्ग दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, जो वार टाइम एक्चुअली सबटाइल मैसेज था और ऑडियंस को पैट्रियोटिज्म का जोश देता था। ब्रिटिश सेंसस को डायरेक्टली हिंदुस्तान हमारा है लाइन रिस्की लगा, इसीलिए उन्होंने कुछ लाइंस को चेंज कर दिया। लेकिन फिर भी लोग समझ गए कि ये गाना फ्रीडम स्ट्रगल का मैसेज है। 1934 में बॉम्बे में हिमांशु रॉय और देविका रानी ने मिलकर बॉम्बे टॉकी स्टूडियो बनाया विद इको प्रूफ साउंड स्टेज, एडिटिंग लैब, यानी कि इंडिया का पहला प्रॉपर स्टूडियो बनाया गया। उन्होंने एक सोशल प्रोग्रेसिव फिल्म बनाई जैसे अछूत कन्या। ये फिल्म रिलीज होती है 1936 में। इसमें दिखाया जाता है लव अक्रॉस कास्ट। ये अपने टाइम की सबसे बोल्ड और प्रोग्रेसिव फिल्म थी, क्योंकि उस वक्त कास्ट और अनटचेबिलिटी एक सेंसिटिव इशू था। इस एरा ने सिनेमा में आवाज डाली, मॉडर्न स्टूडियो दिया, फ्रीडम स्ट्रगल का स्पिरिट बढ़ाया, टैलेंट को ग्लोबल स्टेज पर लाया। एक पुराने एरा से मॉडर्न सिनेमा तक का जंप था ये। अब आ जाता है हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस का, यानी कि 1947 से 1960 तक का टाइम। इस टाइम को हम लोग गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा कहते हैं। इंडिया अभी अभी आजाद हुआ था। 200 साल के कॉलोनियल स्ट्रगल के बाद एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद और एक नया जज्बा था हर जगह। 1947 के पार्टीशन ने देश को तो हिला ही दिया, साथ में सिनेमा को भी हिला दिया। कहानियां अब रोमांस और माइथोलॉजी तक सीमित नहीं थी। अब फिल्मों में आई एक नई पहचान, सोशल रियलिज्म, जिसमें दिखाया गया लोगों को डर, उनका स्ट्रगल और एक नए भारत का सपना। जवाहरलाल नेहरू सोशलिज्म की बात करते थे और फिल्म मेकर्स ने उनकी विजन और बातों को स्क्रीन पर उतार दिया, जैसे बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन फिल्म 1953 में रिलीज होती है, एक सिंपल किसान की कहानी के साथ जो जमीन के लिए फाइट करता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये नेहरूवियंस का थॉट सिनेमेटिक विजन था। पहली बार 1957 में आई एक फिल्म जिसने इंडियन सिनेमा को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया, महबूब खान की मदर इंडिया फिल्म। इस फिल्म में दिखाई गई एक माँ की कहानी जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने ही बेटे को न्याय के लिए गोली मार दी है।
वो सीन देखकर लोग थिएटर में रो देते हैं। अब एक मिथ सुनो, जैसा कि आपने सुना होगा कि 1947 के पार्टीशन के बाद जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो लाहौर शिफ्ट होने वाली थी। बॉम्बे में कुछ नहीं बचता, लेकिन सच क्या है, पार्टीशन के बाद कुछ स्टूडियो सच में लाहौर शिफ्ट हुई, जिससे उन्होंने वहाँ पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री की फाउंडेशन रखी। लेकिन बॉम्बे का फिल्म कल्चर इतना बड़ा था कि वो इंडियन सिनेमा का सेंटर बन गया। जो गोल्डन एज था वो एक तरह से बैलेंस था। एक तरफ थी सोशली कॉन्स्पिरेसी फिल्म जो रियलिटी दिखाती थी, और दूसरी तरफ थी एंटरटेनमेंट फिल्म जो ऑडियंस को जॉय और होप देती। पार्टीशन का डर हो या माँ का सेक्रीफाइस, नेहरूवियन सोशलिज्म हो या ऑस्कर नॉमिनेशन, इसी के साथ ये एरा बन गया इंडियन सिनेमा का गोल्डन चैप्टर। अब कहानी हमें लेकर जाती है 1970s की एक नई और रंगीन दुनिया, जब सिनेमा ने मसाला बनाया और गलियों में सीटियां बजवा दी और एक आदमी बन गया एंग्री यंग मैन, सर अमिताभ बच्चन। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। उन्हें पहचान मिली साल 1973 में आई फिल्म जंजीर से। लोग स्क्रीन पर विसल बजाते थे, कुर्सियां हिला देते थे और वो बन गए शहंशाह। इस दौर में बना एक नया फॉर्मूला मसाला सिनेमा का। रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, सुपरहिट सॉन्ग, एक जबरदस्त कॉकटेल। मोहम्मद देसाई और पंकज मेहरा जैसे डायरेक्टर ने फिल्म बनाई जो प्योर इंटरटेनमेंट थी, लाइक अमर अकबर एंथनी और कूली। ये मसाला फॉर्मूला लाइक इंडिया का फैमिली इवेंट बन गया। लेकिन कहानी में विलन के बिना हीरो का क्या मजा। इन विलन्स के डायलॉग आज तक लोगों के जुबान पर है। कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। और तुम 3? फिर भी वो गैम्बो खुश पर है, कभी कभी हीरो से ज्यादा फेमस विलन हो जाता है। अब इंडियन सिनेमा का एक डार्क चैप्टर शुरू हुआ क्योंकि इमरजेंसी लग गई 1975 से 1977 तक। अब सिनेमा भी सेंसरशिप का शिकार बन चुका था। जो भी सरकार के खिलाफ दिखाया जाता उसे बैंड कर देती सरकार या फिर कट कर देती थी। फिल्म मेकर्स को स्क्रिप्ट CBFC से पास करानी पड़ती थी, जो कि पूरे तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। लेकिन ये दौर था जिसमें लोगों ने सिंबॉलिक सिनेमा बनाया, जैसे श्याम बेनेगल और गोविंद निलानी की आर्ट फिल्म जो इनडायरेक्टली तरीकों से सच बोल देती थी। मतलब कुछ लोगों को मसाला फिल्म में भी सोसाइटी की तस्वीर छुपी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ मसाला फिल्म में कुछ लोगों को टाइम पास और माइंडलेस इंटरटेनमेंट लगता था। अब इसी तरह से धीरे धीरे टाइम आ जाता है 90s का, जब टीवी केबल्स आए और NRI ऑडियंस कनेक्ट हुई। 1991 में भारत की इकोनॉमी खुली और लिबरलाइजेशन भी तभी शुरू हुई। गली मोहल्ले में केबल टीवीज आए, MTV और GTV ने घर घर में रंग भर दिया। पहली बार दुनिया छोटी लगने लगी और बॉलीवुड भी ग्लोबल बन गया। इस दौर में एक नया चेहरा चमका, शाहरुख खान का। पहले तो विलेन बनकर 1993 फिल्म डर में, लेकिन फिर आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में। राज और सिमरन की लव स्टोरी को लोगों ने बहुत 90s का बॉलीवुड बिल्कुल म्यूजिकल था। फिल्मों से अलग गाने भी हिट हो जाते थे। डांस नंबर, शादी के सॉन्ग, रोमांटिक गाने, ये सब 90s की आइडेंटिटी बनती जा रही थी। लेकिन जनरली कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 90s का बॉलीवुड रोना धोना और सिर्फ मेलोडी ड्रामा। लेकिन सच क्या है, इस दौर में पैरेलल सिनेमा भी चल रहा था। मानी रत्नाम की बॉम्बे कम्युनल वायलेंस पर बेस्ड थी। राम गोपाल वर्मा की सत्या 1998 ने गैंगस्टर सिनेमा को नया रंग दिया। मतलब 90s में एंटरटेनमेंट के साथ बोल्ड एक्सपेरिमेंट भी चल रहा था। 90s के सिनेमा ने ग्लोबल ग्लैमर सुपरस्टार जनरेशन को राइज किया। इसी के साथ साथ शाहरुख खान बन गए रोमांस के किंग, सलमान खान डांसिंग सेंसेशंस बने और अक्षय कुमार एक्शन के खिलाफ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला दौर और भी पावरफुल, 20s के न्यू मिलेनियम एक्सपेरिमेंट, जहां मल्टीप्लेक्स ने सिनेमा को जन्म दिया और बॉलीवुड ने ग्लोबल स्टेज पर अपनी सीट पक्की। भारत में IT सेक्टर बूम हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट का प्रभाव भी दिखने लगा। पहले सिर्फ सिंगल स्क्रीन हॉल होते थे, मतलब ऑडियंस के लिए ऑप्शंस बढ़ गए थे और फिल्म मेकर्स को एक्सपेरिमेंट करने का चांस मिल गया। अब सिनेमा का फ्लेवर थोड़ा चेंज हुआ, लाइक लगान, दिल चाहता है, कल हो ना हो जैसे फिल्म आने लगी। इन फिल्म्स ने ये दिखाया कि बॉलीवुड ना सिर्फ मेलोड्रामा दे सकता है, बल्कि कुछ अच्छी स्टोरी टेलिंग भी दे सकता है। पहली बार डिजिटल साउंड, VFX और CGI का यूज होना शुरू हुआ। कोई मिल गया फिल्म 2003 में पहली इंडिया की साइफाई एलियन फिल्म थी और फिर 2006 में क्रिस इंडिया का पहला सुपर हीरो बना। मल्टीप्लेक्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये भी था कि स्मॉल बजट एक्सपेरिमेंट फिल्म्स को भी जगह मिलने लगी। लाइक भेजा फ्राई, ब्लैक फ्राइडे, डेव डी जैसे फिल्म सिंगल स्क्रीन में फ्लॉप हो जाते, लेकिन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस ने उन्हें कल्ट स्टेटस दिया। अब सिनेमा 2 लाइन में चलने लगी। एक तरफ बिग बजट मसाला फिल्म फॉर सिंगल स्क्रीन और दूसरी तरफ न्यू वेब सिनेमा, मल्टीप्लेक्स क्राउड के। 2000s में एक बड़ा चेंज आया। 2001 से बॉलीवुड को ऑफिशियल स्टेटस मिल गया। इसका मतलब ये था कि अब बैंक से फिल्म्स को लोन भी मिल सकता है। तो फाइनेंस और कॉर्पोरेट्स ने बॉलीवुड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। यही वजह थी कि बिग बजट ब्लॉकबस्टर और मल्टीप्लेक्स रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया। 2000s का दौर एक ब्रिज था पुराने मेलोड्रामा और नए रियलिज्म के बीच। एक तरफ करण जौहर और यश राज के ग्रैंड ग्लैमर्स चल रहे थे, दूसरी तरफ अनुराग कश्यप और विशाल भारद्वाज के एक्सपेरिमेंट सिनेमा चल रहा था। मल्टीप्लेक्स ने नए डायरेक्टर को स्पेस दिया और बॉलीवुड ने धीरे धीरे ग्लोबल ब्रांड की तरह अपनी पहचान बना ली। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। पहली बार धीरे धीरे रियल इंसिडेंट्स और हीरोज पर फोकस होना शुरू हो जाता है। अब ये फिल्म्स बता रहे थे कि बॉलीवुड नाच गाना और ग्लैमर नहीं बल्कि सामाजिक इश्यूज पर भी फिल्म बना रहा है। इस दौर में एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई कि सुपरस्टार के मसाला फिल्म्स फ्लॉप होने लगी।
सलमान खान की रेस थी या शाहरुख खान की फिल्म जीरो बॉक्स ऑफिस पर पीछे रह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ क्वीन, पिंक, अंधाधुन, बधाई हो जैसे स्मॉल बजट फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गए। मतलब अब ऑडियंस का कहना ये था कि हमें स्टार नहीं, हमें स्टोरी चाहिए। अब धीरे धीरे एक नया रेवोल्यूशन भी आया वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स का। 2012 में आई फिल्म कहानी, विद्या बालन ने एक प्रेग्नेंट औरत का रोल किया और सबको शॉक्ड कर दिया। और 2018 में आई राजी, आलिया भट्ट की एक स्पाई फिल्म। मतलब अब कंक्लूजन इसकी, अब हीरोइंस अकेले भी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने लग जा रही थी। और फिर 2016 में ओटीटी इंडिया में लॉन्च हो जाता। अब उनके कंटेंट पर सीबीएफसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मतलब एक फिल्म या वेब सीरीज जो ओटीटी पर रिलीज होती थी, उन्हें थिएटर वाले स्ट्रिक्ट कट्स की जरूरत नहीं थी। इसी वजह से क्रिएटर्स ने बोल्ड और टैबू टॉपिक्स को खुलकर दिखाया। इस टाइम पर मिर्जापुर, दिल्ली क्राइम, पता लोग जैसे शोज आए जो सिनेमा हॉल में कभी इतनी फ्रीडम के साथ रिलीज नहीं हो सकते थे। तब सिनेमा अब सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं रहा, उसमें पॉलिटिक्स भी इंटर कर चुका था। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी 2019 की मोदी जी की बायोपिक इलेक्शन के टाइम रिलीज हुई थी। यहाँ पर बॉलीवुड का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि लोग सुपरस्टार के बजाय कंटेंट देखना पसंद कर रहे थे। वुमेन सेंट्रिक और इशू बेस्ड फिल्म अब मेन स्ट्रीम में आ गए थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने सिनेमा का मोनोपोली तोड़ दिया, लेकिन क्लाइमेक्स अभी बचा है। 2020 के लॉकडाउन ने सिनेमा को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। लाइक अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी डिले होती रही। 83 रणवीर सिंह की क्रिकेट वर्ल्ड कप की कहानी होने के बावजूद पैंडेमिक की वजह से फ्लॉप हो गई। वहीं दूसरी तरफ हॉलीवुड एंड साउथ फिल्म्स जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम एंड पुष्पा ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। अब इससे एक मिथ टूट गया कि बॉलीवुड अब अकेला सिनेमा का किंग नहीं रहा। अब ऑडियंस के पास और ऑप्शंस थे, लाइक हॉलीवुड और साउथ फिल्म्स। 2020 से साउथ इंडियन सिनेमा ने एक के बाद एक हिट फिल्म्स देना चालू कर दिया, लाइक केजीएफ चैप्टर 2, RRR, पुष्पा ने बॉलीवुड की नाक काट दी। हिंदी बेल्ट ऑडियंस ने इनको अपना लिया और बॉलीवुड की फॉर्मूला फिल्म्स को रिजेक्ट कर दिया। अब बॉलीवुड ने साउथ इंडियन सिनेमा का फॉर्मूला अपना लिया। पैन इंडिया सिनेमा, लार्जर देन लाइफ एक्शन और इमोशंस का मिक्स। और 2020 की कहानी अभी भी लिखी ही जा रही है। अब ये कहानी ऑडियंस ही लिखेगी, क्योंकि असली पावर तो ऑडियंस के ही हाथ में है। प्रेजेंट बॉलीवुड की हालत ये है कि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि 60 साल के मेल एक्टर की फेस वैल्यू अभी भी बहुत है, लेकिन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए उनके अपोजिट एक फ्रेश यंग हीरोइन को कास्ट करना एक सेफ ऑप्शन माना जाता है। मतलब हीरो के फैंस आएंगे, हीरोइन का ग्लैमर और कुल मिला के होगा डबल कॉमर्शियल बेनिफिट। बिग स्टार की मार्केट वैल्यू के लिए फिल्म मेकर्स यंग एक्ट्रेस को पेयर कर देते हैं ताकि फिल्म फ्रेश और ग्लैमरस लगे। बट रियलिटी ये है कि 60 साल के हीरो और 20 साल की हीरोइन का रोमांस बिल्कुल अननेचुरल और फोर्स्ड लगता है। केमिस्ट्री फेक लगती है और स्टोरी अनरियलिस्टिक बन जाती है। और सेकंड, बॉलीवुड में अक्सर साउथ इंडियन फिल्म्स ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक या फॉरेन मूवीज का रीमेक ही बनता रहता है। मेकर्स रिस्क नहीं लेना चाहते और रेडीमेड कहानी को उठा करके एक नई फिल्म बना देते हैं। तो इसी के साथ वीडियो यहाँ पर खत्म हो गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने थॉट्स कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और इसी तरह के इंगेजिंग और थॉटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।